नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के इस समय 9 बज चुके हैं और बिहार में एक्शन का दिन है और आपको मैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज रात 9 बजे एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में हम आपको बता रहे हैं बिहार में कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है और कुछ बहुत बड़ा खेला हो सकता है। इसके मायने क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, इसका असर क्या है। बिहार में बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा तो जरूर कर दी है, तो महागठबंधन में सीटों को लेकर पेच बुरी तरह से फंस चुका है। इसी बीच समाजवादी पार्टी अपना खेल कर रही है और वो कह रही है कि वोटिंग के दौरान बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग न करने की सलाह दी है। तो आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंगलवार एडिशन में, ट्यूसडे एडिशन में बड़ी खबर पर, बिगेस्ट स्टोरी पर सीएनबीसी आवाज की टक्कर। बिहार में सीटों के बंटवारे पर दावों और विवादों के बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, दानापुर से राम कृपाल यादव, गया टाउन से डॉक्टर प्रेम कुमार, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद, सहरसा से आलोक रंजन झा, सीवान से मंगल पांडे को टिकट दिया गया है। बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है? बिहार इलेक्शन और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। तो युवाओं के जोश और वरिष्ठों के अनुभव दोनों का एक सामंजस्य इस पहली लिस्ट में है। देखिए, एनडीए में सभी दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में हैं और किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग पांचों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, चल रहा है। आई थिंक इट विल गेट रिजॉल्व। हमारे कार्यकर्ताओं में असंतोष है, होगा, लेकिन ये मेरा काम है, चूंकि मैं नेतृत्व में हूँ। हम अपने कार्यकर्ताओं के संतोष को दूर करने का काम करूँगा और एनडीए के लिए जो भी हो सकेगा हम काम करेंगे। हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। सीट्स पर डिस्कशंस चल रहे हैं, मोटे तौर पर एक सहमति बन चुकी है। मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे में नाम आ जाएंगे। उधर वोटिंग से पहले एक बार फिर बुर्के का मुद्दा गर्म हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने बुर्के वाली महिलाओं की जांच का विरोध किया है। अगर चेकिंग होगी घूंघट पहने महिला का, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी, तो फिर बुर्का पहने महिला की आइडेंटिटी की चेकिंग क्यों ना हो? देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी की भी पहचान धर्म के नाम पे नहीं की जा सकती, लेकिन चुनाव आयोग तो बुर्के वाली महिलाओं की अलग से पहचान करना चाहती है। ये निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इस आदेश को दुर्भाग्यपूर्ण मानती है। बिहार चुनाव के ऐलान के दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने साफ किया था, बिहार में वोटिंग के दौरान पर्दानशी महिलाओं की जांच के लिए आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। जहां तक बुर्का नशीन की बात हो रही है, पर्दा नशीन लेडीज की, तो आइडेंटिटी के लिए आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, वो हर बूथ पर उपलब्ध रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर उनकी चेकिंग होगी। सीटों पर मची उठापटक के बीच बुर्का विवाद सियासत में आग में घी डालने का काम करेगा। इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। किस्सा कुर्सी का, बवाल सीटों का। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बिहार में जारी सियासी घमासान का विश्लेषण क्या है। और बड़ी खबर, बिहार में जारी जो सियासी घमासान है उसका विश्लेषण ये है। एनडीए बीजेपी के 71 नाम घोषित, जेडीयू ने लगभग अपने 90 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। महागठबंधन कांग्रेस की 65 सीटों की डिमांड, आरजेडी उसको 55 से नीचे रखने को तैयार है। इससे ऊपर की हैसियत कांग्रेस की नहीं मानती राजद। सूत्रों के मुताबिक एचएम और आरएलएम की बीजेपी को एक-एक सीट बढ़ सकती है। महागठबंधन कोई भी दल सीटों की डिमांड कम करने के लिए तैयार नहीं है। पेच यहां बड़ा फंसा है। एनडीए में फिलहाल सीएम पद को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन घोषणा होना बाकी है, तो सारा दारोमदार घोषणा पर है। महागठबंधन कांग्रेस तेजस्वी को सीएम चेहरा
घोषित करने से बच रही है और अभी नहीं करना चाहती। बीजेपी का आरोप, अखिलेश की तरह पिता को पार्टी से दूर कर रहे हैं तेजस्वी। लालू यादव ने बांटे थे उम्मीदवारों को सिंबल, तेजस्वी ने वापस ले लिए तुरंत। बीजेपी ने बुर्के वाली महिलाओं की चेकिंग के पक्ष में ईसी के एक्शन प्लान तैयार है। समाजवादी पार्टी और उसके साथ साथ आरजेडी ईसी को चिट्ठी लिखकर फैसले का विरोध किया है। अब बड़ा सवाल यह है, समाजवादी पार्टी पहले, आरजेडी पहले विरोध कर चुकी है, अभी नहीं। क्या बीजेपी की पहली लिस्ट में अब विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव को बढ़ा दिया है? यह आज का बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, भारतीय कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड के। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रोफेसर रविकांत हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनील यादव, सीनियर लीडर और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। शादाब चौहान, AIMM के। मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। खेल क्या हो रहा है बिहार के अंदर? अमीर जी, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 71 कैंडिडेट्स की सूची जारी कर दी और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए आगे बढ़ रहा है और बिहार की जनता मन बना चुकी है कि पुनः एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की सरकार, एलजेपी की सरकार, हम की सरकार बनेगी। और मैं एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह दूं, देखिए, एक तरफ तो क्लैरिटी है, एनडीए की क्लैरिटी। यहां सब जानते हैं कि केंद्र में नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है आप देखिए, औरंगजेब मॉडल लागू हो रहा है आरजेडी द्वारा। यह आरजेडी औरंगजेब मॉडल सीखी किससे है? यह सीखी है टूटी साइकिल समाजवादी पार्टी से। जब पिता को धक्का देके कुर्सी से उतार दिया जाए क्योंकि स्वयं आप गद्दी पर बैठना चाहते हैं, तो वो होता है औरंगजेब मॉडल। कल टिकट बांटे आरजेडी ने, उसके बाद बताते हैं कि सिंबल वापस ले लिया और फिर खबर ये आई कि लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी नाराज हैं कि ये कैसा हो गया। और आप याद करिए, पिछले चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव के पोस्टर लग गए थे तो तेजस्वी ने वो पोस्टर हटवाए और कोई भी पोस्टर लालू प्रसाद यादव का उस चुनाव में नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तेजस्वी यादव जानते हैं अगर लालू का चेहरा आएगा तो आरजेडी का बुझी लालटेन का जंगल राज जनता को याद आ जाएगा। और इसीलिए ये होता है। जी सुनील यादव, आपसे सीख रही है राजद। देखिए, हम लोगों से तो बीजेपी को भी सीख लेना चाहिए था। अगर बीजेपी समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी से सीख ली होती तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ जाता। लैपटॉप मिल जाते, गांव संवर जाते, रोजगार मिल जाते, भ्रष्टाचार नहीं होता। हम अपनी बात रख रहे हैं। अमीश जी, जहां तक सवाल बिहार का है, बिहार में मीडिया से अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव सारे लोग, उन्होंने पिता की नहीं सुनी थी, इन्होंने पिता की नहीं सुनी। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं, जवाब इस बात। देखिए पर्सनल बोलना हो कुछ भी बोल दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े को चेहरा बना करके मुख्यमंत्री किसको बीजेपी ने बना दिया? मुख्यमंत्री बना दिया ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी को। सवाल इस बात का नहीं है कि कौन क्या करेगा। सवाल यह है, एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं, एक तरफ संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, एक तरफ आरक्षण के हितैषी लोग हैं, एक तरफ आरक्षण के विरोधी लोग हैं। तो सवाल यह है कि एक तरफ बिहार में बात कही जा रही है कि हम हर घर नौकरी देंगे, रोजगार की बात हो रही है। बीजेपी सिर्फ बंटवारे की, नफरत की और झगड़े की बात कर रही है। बीजेपी अपना प्रस्ताव लेकर के आए ना, अपना घोषणा पत्र लेकर के आए सिंबल वापस दिए, लगातार बिहार में सरकार में है। राजद ने सिंबल दिए और फिर वापस लिए, यानी लालू यादव ने दिए, तेजस्वी यादव ने वापस लिए। इसका जवाब क्या है ना? देखिए बीजेपी कह रही है ये सपा की पॉलिसी है। बात हमेशा याद, ये टूटी हुई साइकिल की पॉलिसी है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी बोला।
टूटी हुई साइकिल ने कमल के फूल को और मोदी जी अमित शाह के सपने को कैसे कुचला है, ये अभी भी भाजपा नहीं समझ पाई। इसी साइकिल ने कमल को घूम घूम के इतना कुचला है कि बेचारी पूरी सरकार बैसाखी पर आ गई है। कमल ठीक से खिल नहीं पा रहा है और खिलेगा भी नहीं। अभी तो कुचला है, अभी तो एक एक पत्ती हटा करके फेंकेंगे ना, क्योंकि ये आरक्षण विरोधी हैं, गरीब विरोधी कमल हैं, की पत्तियां पीडीए हटा विरोधी खिला। हैं। तो पीडीए वाले लोग एक निकाल कमल कर की फेंकेंगे। पत्ती ओके, जवाब उखाड़ गौरव भाटिया, करके गौरव भाटिया कीचड़ में, जवाब। कीचड़ में फेंकेंगे। शायद हमारी देखिए, बात को सपा आ के जाने प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि जितना कीचड़ ये फैलाएंगे कमल उतना ही खिलेगा। और पटकनी किसने किसको दी है, साइकिल कैसे टूटी है। 2014, 2019, 2024 का लोकसभा का चुनाव, तीनों बार सरकार भाजपा की बनी। लेकिन अभी और तो विधानसभा की आपका बात रथ करें रोता तो है, 2017 आपके और रथ को रोका 2022 ही ना। आप लखनऊ के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर तो आपकी हार ही हुई ना। ये सुनील यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी की हार हुई। यूपी की मैं बात कर रहा हूं, यूपी के अंदर तो अभी इनकी स्थिति मजबूत है आपसे। देखिए, ऐसा है, किसी होनहार छात्र को गोल्ड मेडल मिलता है 5 सब्जेक्ट में, वो बहुत अच्छा करता है। एक सब्जेक्ट में अच्छा करता है लेकिन उससे बेहतर कोई एक व्यक्ति करता है, तो आप जैसा विश्लेषक एंकर कहता है उत्तीर्ण आए, गोल्ड मेडल मिला तो क्या मिला, इस सब्जेक्ट में तो पीछे रह गए। ये आपकी सोच है अमीर जी, ये आपका आकलन है, इस पे मैं कुछ नहीं क्या कहूंगा, है, लेकिन सीटें एक बात हैं जरूर कहूंगा, गौरव सपा भाई, के प्रवक्ता, ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं बात सीटें तो हैं पूरी ये। कर- आपकी सीटें कितनी है और लोकसभा की चुनाव सीटें में कितनी है? सरकार कौन भारतीय सी जनता बनती पार्टी का है, नंबर अमीर जब ज्यादा था हम ज्यादा तो बोलते बताइए। थे, अब लोकसभा में कम है तो कम ही मैं बोलेंगे पूछता ना। हूं, आपके कई मंत्री चुनाव हार गए भाई यूपी के अंदर, सामान्य बात नहीं है ये। आप इसमें कुछ भी सोचना बोलिए। पड़ेगा आप लोगों को। आप कुछ भी बोलिए, आपने कहा लखनऊ में आपको रोका, लखनऊ में तो राजनाथ सिंह जी जीते। अरे लेकिन अमीर मतलब भाई, मैं उत्तर अपनी बात प्रदेश पूरी के कर अंदर लूं, मेरा मैं एक और बड़ी बात तात्पर्य बताने उत्तर लगा। प्रदेश था। लखनऊ की लोकसभा सीटें थी, वहां तो मुझे भी हाँ, पता ठीक है। राजनाथ सिंह जीते, मैंने बनारस नोट कर में लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी जीते, मैंने मुझे नोट पता कर है। लिया। लेकिन समझा मैं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अच्छी बात कर रहा हूं, या तो आप समझ नहीं पा रहे अमीश भाई, हैं ये या गणित समझना किसको नहीं चाह समझा रहे हैं आप? या ना समझ बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, धन्यवाद अमीर भाई, अच्छा आकलन था, तालियां बजेंगी, चिंता ना करिए। मैं अब अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का हाल क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में ये मत पूछिएगा कि सीटें कितनी जीतेंगे, एक बार ये पूछिए सीटें लड़ कितनी रहे हैं। 2020 में ये चुनाव नहीं लड़े विधानसभा का बिहार में, 2015 में 85 सीटों पे लड़े थे, एक सीट नहीं आई, 1% वोट आया और जमानत जब्त हो गई। अब आप मुझे बताइए, ऐसी पार्टी आके हमारे निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाती है, तुष्टीकरण करती है, इनको ये नहीं पता बुर्का और पर्दा नशी दोनों महिलाओं के लिए कुछ कानून आए। इनको दिक्कत क्या है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति। ओके, आपका तुष्टीकरण का गेम प्लान है, आप चाहते हैं इसी से फायदा मिल जाए। जवाब सुनील यादव। देन बड़ी खबर आ रही है बिहार से। देखिए अमीश भाई, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला किया है कि बिहार में बीजेपी को हटाने के लिए हमें जो समझौता करना पड़ेगा तो करेंगे। अभी तो 24 में आधे पे रोका है ना, अभी तो बीजेपी का सफाया करना है, वो लड़के करें या मदद करके करें। ठीक है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने एक पत्र के माध्यम से चुनाव आयोग को सुझाव दिया और अनुरोध भी किया है कि जब मतदाता केंद्र होता है, मतदाता केंद्र में जो मतदाता अधिकारी होता है, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, वो आपका पहचान पत्र देखे, आपका बुर्का उठाए, आपका घूंघट उठाए और चेक करे, उस पर कोई आपत्ति नहीं। अभी तक चुनाव आयोग में यही होता रहा है, किसी को आपत्ति नहीं। अब आपने कहा कि हम आंगनवाड़ी की महिलाओं को बूथ के बाहर रखेंगे, वहां देखेंगे, तो इस पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति है। बुर्के पर भी, घूंघट पर भी। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, चुनाव आयोग से अनुरोध कर रहा हूं कि चुनाव आयोग की छवि देश में, दुनिया में बहुत शानदार थी। आपकी वोट चोरी पकड़ी गई, गांव-गांव लोग चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं।
उसके ओके, जवाब बावजूद गौरव भी भाटिया, अगर गौरव भाटिया चुनाव जवाब, आयोग गौरव भाटिया जवाब। बीजेपी Then का I'll conclude पर्यायवाची more, बन yes. जाएगा गौरव भाटिया और जवाब। बीजेपी चुनाव आयोग का पर्यायवाची बन ओके, जाएगा ओके, जवाब तो गौरव सवाल भाटिया। खड़ा होगा। गौरव भाटिया जवाब 40 सेकंड, गौरव जी। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, मेरे हाथ में जो इन्होंने ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने, वो ट्वीट है और ये दिखाता है कि इन्होंने कोई आवेदन दिया है। श्यामलाल पाल ने लिखा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इसमें केवल बुर्के की बात करी गई है, पर्दा नशी की तो बात करी नहीं। यस। तो क्यों नहीं करी? मतलब यहां जो प्रवक्ता बैठे हैं वो अपनी ही पार्टी का जो स्टैंड है उससे अलग स्टैंड रख रहे हैं। अमीश भाई, उसकी वजह है जो पर्दा नशी हैं उनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना केवल बुर्के वाली जो बहनें हैं उनसे है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, बुर्का जो पहनती हैं बहनें, उनके भाई भी नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया। और ट्रिपल तलाक को जब अपराध बनाया जा रहा बड़ी था, खबर आ तो रही है, बड़ी खबर आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की सीईसी की बैठक हो रही है। यानी कुछ तो खेल खराब है राजद और कांग्रेस के अंदर। क्या सतीश के सिंह ये मान सकते हैं अब हम? क्योंकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है तेजस्वी यादव का। देखिए, बिल्कुल मान सकते हैं वो खराब है, लेकिन एक हनुमान जी ने एनडीए में भी लंका लगा दी है। नीतीश जी बगावत पर उतरे हुए हैं। केंद्र सरकार को भी खतरा हो सकता है और बिहार में एनडीए टूट सकती है। ये आप जब बता रहे हैं। सुनिए, जब तक नीतीश के सामने भारतीय जनता पार्टी, नीतीश ने सबको अपने सामने नतमस्तक करा लिया है। आपके चैनल पर मैं बार बार कहता रहा हूं कि जब तक लालू और नीतीश होश में है तब तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी दोनों अपने बलबूते वहां पर काबिज नहीं हो सकती। और बीजेपी के अरमान धरे के धरे रह गए। जो चाहते थे अभी तक नीतीश को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। अगर किया है तो बताइए सत्यप्रकाश जी, है क्या? ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय श्री संजय झा जी का स्पष्ट बयान है, ट्विटर पर पढ़ लीजिए। बिहार में कोई वैकेंसी खाली नहीं है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री। अरे संजय जी का तो देखिए, मेरे मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे, बोलने दीजिए पहले। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। बोले बीजेपी एक खतर घोषित कर दे, बीजेपी सीट फाइनल कर दे और वहां लंका लगी हुई है। अच्छा, मैं पूरा पटना का अन्य मार्ग कल रात भर जाग रहा था। रात भर जाग तो होने देते आप। तो आप क्या कह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री पद का बहस चल रहा है। मैं बिल्कुल एक कार्यकर्ता होने के हैसियत से और उस नाते से ये बिल्कुल चाहूंगा कि जिस तरह पिछली बार विधानसभा में नीतीश कुमार जी के नाम पर तमाम घटक दलों ने मुहर लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऐसा जरूर हो और उम्मीद है कि ऐसा बहुत जल्दी होगा। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा कि नेतृत्व स्वीकार्य है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। एक सवाल तो बनता है थोड़ा सा गौरव जी, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे इस बात आप चाहते हैं ऐलान हो? हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं। ओके, जेडीयू कह रही है कि ऐलान होना चाहिए। सभी कार्यकर्ता, सभी ए टू जेड कार्यकर्ता। अमीश, एक बात बोलूं, नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग वो साथी है जो समता पार्टी के जमाने से उनके साथ चले थे। हमारा नेता नीतीश कुमार है और संजय झा जी ने स्पष्ट किया है कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नीतीश कुमार बीजेपी अभी मान नहीं रही है क्या? बीजेपी मान रही है, ऐसा नहीं है। गौरव भाटिया जी ने कहा मान रही है। अरे शब्दों का थोड़ा फेरा है, शब्दों के फेरे में क्या है कि हम भी चाहते हैं शब्द को सामने लाया जाए और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री है, आगे भी बनेंगे। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। आप शब्दों का उलझोल है। धर्मेंद्र प्रधान से आप चाहते हैं वो अनाउंस करें? बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा का तो है ही, समस्या ये है कि हनुमान जी को जो मैं अमीश भाई अपनी बात कहना चाहूंगा। 29 सीटों को हनुमान ना बोले, चिराग पासवान। तो चिराग पासवान को 29 क्यों दिया था गौरव जी ने? मैं जवाब देता हूं। गौरव भाटिया, ये एनडीए में कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बिहार से ये बड़ी खबर आ रही है, जो अभी यहां पर बोला जा रहा है, जो सतीश के सिंह बोल रहे हैं। क्या मामला है? नीतीश कुमार का आप ऐलान नहीं करना चाहते या नीतीश कुमार जी का शिंदे जी करना चाहते हैं आप? क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने शिंदे को साइडलाइन कर दिया महाराष्ट्र के अंदर अपनी सीटें ज्यादा आने पर। यही डर जनता दल यूनाइटेड को आज लग रहा है कि वहां पे ये खेल ना कर दें आप लोग।
गौरव भाटिया, आंसर इट। नीतीश कुमार सीएम रहेंगे आने वाले समय में? गौरव जी नए मैं आपकी बात का उत्तर आप कह रहे गौरव जी नए नए करता हूं, लेकिन गौरव जी सतीश जी नए मंद नए मंद बीजेपी मुस्कुरा रहे थे, अब उनके बिहार चेहरे पे भी पार्टी मुस्कुराहट आज आ तक गई पूरा है। मैं नहीं उनकी समझ बात का में पहले समझ उत्तर पाए। देता हूं। एक आप आगे बोलिएगा। सतीश जी एक सेकेंड, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि गौरव जी नए नए हैं। गौरव जी को बेचारे को उतना कहां से बिहार का पता होगा? बिहार को मतलब बिहार तो मैं समझता हूं कि बीजेपी आज तक गुत्थी वहां का नहीं सुलझा पाई। बात रख लूं? ओके गौरव, ठीक है। सतीश जी, हम तो बेचारे हैं आपकी नजरों में, लेकिन जो कोलंबिया में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष पिछड़ा है इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा, वर्चुअल करूंगा अपनी बातचीत। और अरे वो तो कोलंबिया गए गौरव जी, लेकिन नीतीश जी तो पटने में वो एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लगेगा आपके, देखिए मैं आपका सम्मान करते हुए कह रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझ रहा हूं आपको कांग्रेस की पूरी दलील रखनी होती है। मुझे कुछ नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूं कि वहां भी लंका लगी हुई है। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, आप भी हमारी सुन लीजिए। मैं तो बेचारा हूं, मैं तो बेचारा हूं, आप तो मजबूत खिलाड़ी है, आप तो राहुल गांधी के सिपाही हैं, आप तो राहुल गांधी के सिपाही हैं। अच्छा इनका जवाब दीजिए, सत्यप्रकाश मिश्रा का जवाब दीजिए। नीतीश जी पर जवाब दीजिए बस। नीतीश कुमार पे बोलिए ना, नीतीश कुमार सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे? मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, उसी पे बोल रहा हूं। अब सुनिए, आप घबराइए मत। सबसे पहले सतीश जी को आपने बताया कि खड़गे जी के बारे में एक बड़ी खबर आई है। उन्होंने कहा हाँ खड़गे जी, लेकिन उसके बाद वो चले गए नीतीश कुमार जी पे। अरे तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन अमीन भाई आपकी याददाश्त को तरोताजा करता हूं, मुझे लगता है आप गजनी हो गए हैं। आपके पिछले कार्यक्रम में मेरे ख्याल से शुक्रवार को मैं ही था, और तब आपने ये सवाल पूछा और मैंने भाजपा की तरफ से कहा बिना इफ और बट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी लग रहे हैं। डिमांड क्या आ रही है? और अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आप भूल गए, कुछ कहना चाहते हैं? आप भूल गए सत्यप्रकाश जी। देखिए, वो नेतृत्व को स्वीकार करते हैं। एक पद है मुख्यमंत्री। जब बिहार में हम पिछली बार चुनाव में गए थे तो नीतीश कुमार जी के बारे में यह कहा गया कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हैं और वही चेहरा होंगे पिछले विधानसभा चुनाव में। और वही चीज संजय झा जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने 2 महीने पहले यह स्पष्ट किया कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। अब आप गौरव भाटिया जी पता नहीं है नेतृत्व और मुख्यमंत्रित्व पे थोड़ा सा क्यों बीच में वो कह सकते हैं अपने पार्टी के बड़े एक मिनट सत्य भाई, आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। अब मैं बताता हूं, सुनिए, मेरे को एक बार मौका और दीजिए। आप कह रहे हैं सुन नहीं पा रहे ठीक से जेडीयू वाले। शायद मेरी बात देखिए, तमाम कार्यकर्ता दिन भर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत हुई तो सबने पूछा कि अच्छा वो कहते हैं कि नेतृत्व, मैंने कहा नहीं मुख्यमंत्री वही होंगे क्योंकि सारे बीजेपी के बड़े नेता इस चीज को कह चुके हैं। लेकिन अब चुनाव की घड़ी आई है तो शायद मिलकर एक मंच पर फिर से कह देंगे वो लोग, यही बात है। ओके, अब अरे सुनिए तो पहले वो कह देंगे, ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे नहीं, इससे पहले कहीं अगर तेजस्वी ने कह दिया तो ऐसा देखिए, ये लगता है यहाँ पर देखकर एनडीए में ज्यादा एनडीए में भी मामला उलझा हुआ है। एनडीए तो नीतीश कुमार जी ने बनाया ना, एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी और साहब ने बनाया और यहां तक सफर तय किया है। मूड में नहीं है गौरव भाटिया, यहां तक सफर तय किया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदला। तो नीतीश जी का जो वहां एक पैठ है, उनकी जो एक छवि है, उसको सबने स्वीकार किया है। गौरव भाटिया, ये भी स्वीकार करते हैं। इफ एंड बट कर रहे हैं आप, इधर उधर जा रहे हैं। सवाल बहुत डायरेक्ट है सत्यप्रकाश जी का। उनका सवाल है कि नीतीश अगले सीएम होंगे। इस पर नहीं, वो सवाल नहीं है मेरा, वो स्वीकार्यता है कि नीतीश ही अगले सीएम होंगे, बाकी लोग तय करें क्या करना है। ओके, मतलब बीजेपी तय करे उसे क्या करना है। अगर बीजेपी नहीं मानती तो क्या हो सकता है? फिर ऐसा सवाल नहीं है। बीजेपी ने हमेशा नीतीश जी को सीएम बनाया, चाहे हम कम सीटों पे भी जीते। तो नीतीश जी की तो पलटी मारने की, मतलब नीतीश जी का ये आप दूसरा चीज खेल रहे हैं। मैं सवाल पूछा हूं, मैं खेल नहीं रहा, मैं सवाल पूछा हूं भाई। जो कुछ हो रहा है सामने हो रहा है,
गौरव भाटिया आपके सामने आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आप गौरव भाटिया से सवाल पूछ रहे हैं, मुझको क्या बोल रहे हैं? इसमें मेरा क्या लेना देना है? इसमें सतीश के सिंह ने बात को खड़ा करा और स्वीकार आपने करा, गौरव भाटिया ने खुद स्वीकार करा। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद नीतीश जी ने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम गठबंधन के अलग दलों ने आप चाहते 25 में भी नीतीश सीएम बने? बिल्कुल चाहते, एक एक कार्यकर्ता बिहार की एक एक जनता चाहती है सीएम होंगे। गौरव भाटिया आप क्या चाहते हैं? उनका योगदान है बिहार को बनाने में, या आप चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो? कौन सीएम हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सत्य प्रकाश मेरी बात को सुन नहीं पाए। मैंने आपके शो पे ही इसी सवाल पे बिना इफ एंड बट किए कहा था, उनके ही नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगले मुख्यमंत्री बिहार के इसी में जो गड़बड़ है वो कह रहे हैं नेतृत्व नहीं। मेरी बात पूरी नहीं होने देते अमित भाई, ये कौन सा तरीका है भाई? इसी में कैच है बोल के आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ पूरी बात हो जाए। हमारा पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। नीतीश हमारा संकल्प बात ही नहीं। अरे चलिए, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी ने, आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे और उसके बाद बीच में बोलने लगेंगे तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरा अभी तो अलायंस है, अभी तो अलायंस है, अभी बिहार में कार्यकर्ता, अभी तो अलायंस है। गौरव को बोलने दीजिए ना, परसों से, कल से कर लेंगे, फिर से नीतीश, कल से ये वर्सेस कर लेंगे। अभी तो अलायंस है, अलायंस हमेशा रहेगा। अच्छा, पता नहीं लग रहा क्या ये कैसा रिश्ता है? राजद और कांग्रेस सड़क पर तो नहीं कर रहे, आप तो सड़क पर इस समय खड़े हो गए दोनों एक साथ। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मेरा काम है प्रश्न पूछना, गौरव भाटिया नेतृत्व की बात नहीं है यहां पर, वही सवाल जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता लोग जो उठा रहे हैं, नेतृत्व की बात नहीं है। नीतीश ही अगले सीएम होंगे, इस पर जवाब क्या है? 25 से 30 नीतीश, ये है उनका पॉइंट। अमीश भाई मैं इतना कहूंगा, अपना कान जरूर चेक कराइएगा डॉक्टर से, क्योंकि तीसरी बार मैं कहने जा रहा हूं लेकिन आप सुनेंगे नहीं। अरे तो समझाइए ना, अपने अलायंस पार्टनर को समझाइए, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरा कान खराब, सतीश जी का कान खराब, इनका भी कान खराब है क्या? कोई बात नहीं। अब मेरे तो साथी हैं वो, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करूंगा। आप क्योंकि 3 बार अनदेखी कर चुके हैं जो मैंने कहा, तो मैं दोबारा कह रहा हूं और मैं बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और आप देखेंगे कि हम सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभरेंगे। अब आप, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, आपने सुना, अगली डिबेट पे फिर पूछ लीजिएगा। यही तो सब चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी घोषणा करेंगे, वो भी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल। अरे समय आने पे सब कुछ होगा। आप नीतीश कुमार अब तेजस्वी, अभी गौरव भाटिया, ओके, अभी गौरव भाटिया ये मान रहे हैं, अभी गौरव भाटिया मान रहे हैं कि समय नहीं है। नहीं, गौरव जी ने कह दिया, स्पष्ट कहा। एक सेकंड गौरव जी, अभी आप कह रहे समय नहीं है घोषणा करने का? चलिए अमीश भाई, मुझे लगता है आज आपको अच्छा लग रहा है। एक सवाल जरा पूछिए कांग्रेस के प्रवक्ता से, अभी कांग्रेस कर देगी। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं कह रहे? पूछिए ना उनसे, पूछिए जरा, दमदार पत्रकारिता दिखाइए ना, दमदार पत्रकारिता। मेरी पत्रकारिता दमदारी है और धारदारी है, तभी तो आर पार नंबर 1 है, और तभी तो आप आर पार में बार डालिए। आज हिम्मत जुटाइए, निरंतर बार आते हैं। आज हिम्मत जुटाइए, उनसे पूरी हिम्मत। अरे शो का कार्यक्रम का नाम ही आर पार है, यहाँ पे बात भी धारदार होती है और पूरी हिम्मत होती है। कुश्ती थोड़ी लड़नी है मुझे, आप लोगों से कुश्ती थोड़ी लड़नी है कि मैं हिम्मत दिखाऊं, ताकत दिखाऊं और मैदान में कूद जाऊं। मुझे पत्रकारिता करनी है। आपके घटक दल ने सवाल खड़ा किया। गौरव भाटिया, आप देखिए असहज हो रहे हैं तो आप मुझको बोल रहे हैं। आपके घटक दल ने सवाल खड़ा करा, अमीश देवगन ने सवाल खड़ा नहीं करा, आपके घटक दल ने सवाल खड़ा करा, मैंने सवाल खड़ा नहीं करा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कैंसिल हुई है, मैंने कैंसिल नहीं कराई है। अपना घर दुरुस्त करिए पहले और उसके बाद मुझे ब्लेम करिएगा। मेरे एक सेकंड नहीं सुनना पड़ेगा, जेडीयू और बीजेपी को सुनना पड़ेगा भाई। आपने मुंह में ना एक सेकंड सर, गौरव भाटिया आपने मुंह में उंगली डाली है, जवाब सुनना पड़ेगा आपको। आप अपना घर ठीक करिए, आप पहले अपनी घोषणा, एक सेकंड अपनी घोषणा करिए। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल नहीं कराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की कैंसिल हुई है। अभी जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की कैंसिल हुई है, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई है नहीं हुई? हाँ या ना बोलिए। यहाँ पे सत्य भाई भी मुस्कुरा रहा है, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ।
आप क्यों टेंशन में आ मैं गए? टेंशन नहीं ले रहा, मैं आप आपसे क्यों सवाल टेंशन पूछ में रहा आ हूं। गए? प्रेस तो कॉन्फ्रेंस कल एनडीए की कीजिए। कैंसिल हुई कि नहीं हिम्मत हुई? जुटाइए और कांग्रेस से एनडीए पूछ की डालिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल तेजस्वी हुई कि यादव नहीं है, हुई? उनका चेहरा की नहीं? एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई कि नहीं हुई? जवाब दीजिए हाँ या ना। अमीश भाई, आज लग रहा है कांग्रेसियों से और आरजेडी से आपके कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल पूरे सवाल है उनसे। लगा। आपने बोला कि आप अरे परेशान तो हो रहे पूछिए हो, ना। आपके अच्छा, घटक लंबी दल ने सांस सवाल कीजिए खड़ा एक करा। बार। इसमें मैंने एक क्या बार बोला? लंबी सांस आपके कीजिए। घटक दल ने और प्रश्न हिम्मत खड़ा करा। जुटाइए, ऐसे सतीश मुट्ठी के सिंह, बांधिए सतीश के सिंह, और सतीश पूछ के सिंह डालिए। समेत। सुनिए अमीश भाई, ऐसे मुट्ठी बनाइए। ओके, सतीश और के सिंह। कांग्रेस से पूछ डालिए। तेजस्वी देखिए यादव है चेहरा की नहीं? गौरव जी की हस्ती बढ़ रही है बीजेपी में, लेकिन जब तक विधिवत औपचारिक रूप से घोषणा नहीं होती, जैसे सीटों मतलब सीट बंटवारे का भी जो ऐलान है वो भाजपा के सूत्रों से हुआ, आप समझ रहे हैं, हाथ उठा के जो होता है वो नहीं हुआ। इसीलिए पिछले 24-48 घंटे से पटना एकदम गर्म है, पूरा सियासी पारा गर्म है। वहां पर देखिए कि 29 सीट जो चिराग को मिल गई, कुछ कह रहे हैं, आप देखिए उनको कुशवाहा को, ये क्या कह रहे हैं, मांझी जी क्या कह रहे हैं, ये हमने उम्मीद नहीं की थी, ये नहीं उम्मीद की थी कि इस तरह का खेल जो है खुल जाएगा और इस तरह का बवाल काट दिया जाएगा। घोषित कर रहे कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के बारे में सवाल पूछेंगे तो कांग्रेस का भी बताऊंगा क्या हो रहा है। पूछिए ना, अभी पूछिए ना। आप पूछ रहे हैं ना, नहीं पूछ रहे। हम आप अभी आपने हमसे पूछा, आप कांग्रेस का जवाब ज्यादा देते हैं। अच्छा लगेगा सबको। आप कांग्रेस का जवाब ज्यादा देते हैं। अब एनडीए का भी सवाल तो गिरिराज सिंह भी उठा रहे हैं ना। सतीश जी, सवाल तो गिरिराज सिंह भी उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं पहले गौरव भाटिया आप अपना घर दुरुस्त करिए, गिरिराज सिंह को समझाइए पहले, उसके बाद यहां समझाइएगा। गिरिराज सिंह क्या सवाल उठा रहे हैं पता करिए, आप पता करिए गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, इसके बाद उंगली उठाइएगा हमारे चैनल पे और मेरे पे। जनता का आशीर्वाद है हमारे पास। नहीं, जब बिल्कुल जनता का आशीर्वाद आप पे होगा तो हमारे पे भी जनता का आशीर्वाद है। ये भी देश का नंबर 1 शो है। इसलिए मैं बोल रहा हूं अपना घर दुरुस्त करिए पहले आप। ज्यादा आशीर्वाद है। आपके अलायंस पार्टनर हमारा घर दुरुस्त है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कैंसिल हुई 14 है तारीख को और सवाल आप यहाँ पर बधाई दे रहे होंगे हमें, आप बोल रहे याद हैं। रखिएगा ये बात, आज का कार्यक्रम याद रखिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आज का कार्यक्रम याद रख रहा हूँ। संदेह के बादल किसी भी याद चुनाव में रखिएगा। किसी भी गठबंधन का नहीं होना चाहिए। विपक्ष ने भी संदेह के इतने बादल रखे हैं कि ठीक है, राहुल मैं गांधी विपक्ष के तय पास नहीं कर चलता पा हूं। रहे कौन होगा चेहरा। ओके, मैं हमारा प्रोफेसर चेहरा रविकांत तो के स्पष्ट है, बीजेपी ने भी सहमति जताई है। प्रोफेसर रविकांत देखिए एनडीए में फिर भी काफी चीजें अलाइंड नजर आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप लोग तो कसम खा के बैठे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम घोषित ही नहीं करना और निपटा ही देना है इस बारी पूरा। क्यों? तेजस्वी सीएम होंगे कि नहीं होंगे? देखिए अमित जी, आपको बहुत बधाई सबसे पहले तो, और मुझे बड़े खुशी हो रही है कि जिस दमदारी के साथ आज आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं अक्सर आपको इसी तरह से देखता हूं, और बड़े बड़े उछलने वाले प्रवक्ताओं को आपके शो ने नंगा किया है, ये बहुत अच्छी बात है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने तो कभी कोई संदेह व्यक्त किया ही नहीं उस तरह का, और न ही कभी छल किया है जैसे एकनाथ शिंदे के साथ हुआ था। कांग्रेस पार्टी का कोई उदाहरण तो आप बता दीजिए। अब बिहार के इलेक्शन में जो महागठबंधन है वो खुले तौर पर बहुत स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव मैदान में जा रहा है, और यहां कोई संदेह नहीं है, यहां किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लड़ाई कहां है? निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई उपपट है ही नहीं। और यहां नीतीश कुमार जी के बारे में जो कहा, एक सवाल जो कहा जा रहा है, ये तो कहने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। अरे शदाब चौहान, ये आपने डिकोड कर लिया क्या हो रहा है बिहार के चुनाव के अंदर। शदाब चौहान माय डियर फ्रेंड, ये भी वेट कर रहे हैं काफी देर से, ये भी हमारे मित्र हैं भाई। शदाब चौहान पहली बार बोलेंगे चर्चा में। अमित जी, एनडीए और इंडिया दोनों को बनाने में नीतीश कुमार जी का सहयोग रहा है। अब उनके पास दोनों अवसर हैं, राजा जी मार्ग, एक अनय मार्ग, और दोनों दलों को साइडलाइन कर दें, क्योंकि कांग्रेस को भी अहंकार है और कहीं ना कहीं दूसरों को भी है, और आरजेडी कांग्रेस यानी कि आईएनडीआई को तो इतना अहंकार है कि वो छोटे दलों से बात करना तक नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने हमारे साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। और जबकि 5 सीटें हम लोग जीत करके आए थे, हमने अपने आप को प्रूव किया था, लेकिन अहंकार उसका जवाब उनको मिलने वाला है। बाद में क्या होगा, फिर रोएंगे कि आपकी वजह से हार गए, आपकी वजह से हार गए। ये पहले तो काम करते। देखिए बीजेपी से हमारे विरोध जरूर है, लेकिन हमारे नेता ने एक बात कहा कि बीजेपी चुनाव में 24 घंटा काम करती है,
बहुत मेहनत के साथ चुनाव लड़ती है, लेकिन ये जो गठबंधन है, तो कोट गठबंधन जो है, जो छठबंधन है, वो पहले मेहनत नहीं करते, बाद में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो सीएनबीसी आवाज के टक्कर में अब वक्त है केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ बेहद एक्सक्लूसिव बातचीत का। आइए सीधा आपको इस बातचीत में लेके चलते हैं। थैंक यू सो मच रिजिजू साहब फॉर कमिंग हियर। सो आप मोदी सरकार के सबसे डायनेमिक मंत्रियों में से एक हैं। आपके पास पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, मतलब सबसे ज्यादा टेंशन वाला मंत्रालय है। राहुल गांधी को कौन बनाएगा, अखिलेश यादव से कौन बात करेगा, तो आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हम इस समिट में है। दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन। हेल्थ के बारे में तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मेरा तो कोई राज नहीं है। मैं खुश रहता हूं और पॉजिटिव रहता हूं, और उसी से मेरा थोड़ा फिटनेस लेवल अच्छा रहता है, और मैं टेंशन में नहीं रहता हूं। टेंशन में नहीं रहते, हमने देखा पुशअप्स भी बहुत लगाते हो। वो फिजिकल एक्टिविटीज तो मौका लगे तो कर लेता हूं, मगर सबसे पहले मेंटल लेवल में आप शांति से रहना चाहिए। देश का यूथ के लिए मेरा अगला सवाल है, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, मेरा पिकल बॉल है? नहीं, फेवरेट तो मेरे लिए तो सारा स्पोर्ट्स एक साथ बराबर है, मगर फुटबॉल में एक पैशन है और हॉकी में इमोशनल है। तो फुटबॉल में पैशन है, हॉकी में इमोशन है, और बाकी जितना भी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है मैं अच्छा लगता हूँ। क्रिकेट तो जब इंडिया खेलता है तो इंडिया के वास्ते में देखता हूँ, अदरवाइज मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा गेम है, उतना टाइम मिलता नहीं है। और एथलेटिक्स और कोई भी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, मुझे हर गेम अच्छा लगता है। आपको हर गेम अच्छा लगता है, लेकिन ये जो स्टार्टअप का गेम है, इस पर आपका टेक क्या है? व्हाट इज योर टेक ऑन स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑफ इंडिया? क्योंकि हम तीसरे से पहले नंबर पर कैसे पहुंचेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। देखिए, स्टार्टअप का तो आप मालूम है 2014 से पहले तो बिल्कुल नहीं के बराबर थे। प्राइम मिनिस्टर ने जब स्टार्टअप का एक पुश दिया, आज इतना बड़ा इकोसिस्टम बन गया है हमारे देश में। बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द most populous nation, we are bound to be up there, but our potentials were never unleashed. But in last 11 years, I feel that our young generation are showing their talents, their potentials, and they're getting platforms. So the ecosystem which Prime Minister has created in the country is showing the result. And आगे जाएगा। हम नंबर 3 से 1-2 का रास्ता बंद नहीं है हमारे लिए। जी, आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तो आपको लगता है स्टार्टअप इंडिया का एक बड़ा इंपैक्ट उस रीजन में भी पड़ा है? नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा लेट से पड़ा है, क्योंकि वाई वहां आप नॉर्थ ईस्ट को जब देखेंगे तो इट वाज बाउंड बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, देन वहां एक कल्चरल माहौल अलग है थोड़ा सा। जी, तो हर चीज लेट से हुआ। नाउ वी हैव सीन द एक्चुअल डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ द कमिंग अप ऑफ ऑल नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट। पहले तो नॉर्थ ईस्ट वाज neglected region in terms of priority. यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायोरिटी नहीं मिलते थे, and the geographical location itself kept the Northeast as a prison of its own frontiers. And now we are becoming a hub in our own. तो Northeast अपने आप में एक इकोनॉमिक हब बन रहा है, तो जो आपका स्टार्टअप इकोसिस्टम नेचुरली आएगा, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न यूथ्स आर ऑल्सो equally talented. They are very, positive towards life. और आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में म्यूजिक, स्पोर्ट्स वगैरह इतना फुल ऑफ लाइफ होता है, थोड़ा सा पोटेंशियल को आप मौका दे देंगे, दे कैन रियली प्रोग्रेस। जी, मेरा अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हमने हेल्थ की बात करी, स्टार्टअप की हेल्थ की बात करी, जरा पॉलिटिकल हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। सो क्या आपको लगता है वाकई इंडिया डेड इकोनॉमी है?
जो स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया, डू यू थिंक सो? आप तो इतने साल से इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर का आप न्यूज कवर कर रहे हैं। एक चीज इसमें जितने भी बैठे हैं आप भी एग्री करेंगे, जब इंडिया 2004 से 2008 तक 8% प्लस ग्रो कर रहे थे तो सेलिब्रेशन था देश भर में, सब लोग कहते थे इंडिया इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एट दैट टाइम चाइना वाज ग्रोइंग एट 9% प्लस, सो इंडिया वाज ग्रोइंग 8% प्लस और दुनिया बढ़ रहा था। आप इंडिया चाइना को छोड़ दीजिए, द होल वर्ल्ड वाज ग्रोइंग। इट्स अ साइकिल ऑफ economic situation in the world where there are slumps, there are growth. आज जब पूरा दुनिया 2% से नीचे में ग्रो कर रहा है तब इंडिया 7% से ऊपर ग्रो कर रहा है। ये असली अचीवमेंट है। पर तो राहुल गांधी को समझ में नहीं आता या आप लोग समझा नहीं पाते, कारण क्या है? देखिए, राहुल गांधी को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, बट एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हम लोग मिलते रहते हैं और मेरा ड्यूटी है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, पार्लियामेंट चलाना है तो सबको मिलके चलाना होता है। तो मैं हर दिन सुबह पार्टी के जो नेता होते हैं उनसे मैं बात करता हूं। मैं राहुल गांधी के पास मैं खुद भी जाता हूं, मैं खरगे जी के घर में मैं खुद जाता हूं। कितने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, हम तो बहुत साल सरकार में नहीं रहे हैं। हमसे पहले हमारा पार्टी का प्रमोद महाजन जी, सुषमा स्वराज जी और वेंकैया नायडू जी, तो सीनियर हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जितने भी रहे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा चलाया, उनसे मैंने बहुत सीखा है। मगर मेरा एक अलग मेरा तरीका है कि मैं जाता हूं उनके घर, मैं वो जूनियर एमपी है, छोटे पार्टी है, मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। मैं हर एक एमपी को जूनियर एमपी करे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं वो। मेरे लिए बड़ा छोटा नहीं, हम सब कलीग्स हैं। तो अब राहुल गांधी जी, मैं सिर्फ इतना उम्मीद करता हूं कि आगे वो और मैच्योर हो जाए। जितना अभी मैच्योर नहीं है आपको लगता है? मैच्योर हो सकता है लेकिन मैच्योर दिखाते नहीं है। पार्लियामेंट में मैच्योरिटी आने से डिबेट का स्तर ऊपर होता है। हमारा प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस है, मैच्योरिटी के साथ बैठते हैं, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी अगर उस लेवल का मैच्योरिटी दिखाएंगे तो डिबेट का स्तर ऊंचा होता है। हम लोग जब स्पीच देते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको जो काउंटर करेंगे वो भी उस लेवल से करेंगे। देखिए, कांग्रेस में कुछ एमपीस है काफी मैच्योर्ड है और बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता है तो लगता है कि कांग्रेस में टैलेंट नहीं है। ऐसा बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भी कई टैलेंटेड एमपीस है, बहुत ज्ञानी लोग हैं, अच्छे अच्छे वक्ता जैसे है। कौन कौन है टैलेंटेड? नाम बोल के उनका करियर में क्यों बर्बाद कर दूं? चलिए, मेरा अगला सवाल जो है वो देखिए, इस देश के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इस देश की अर्थव्यवस्था है, ये सब। अभी आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सैक्रोसेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन इस देश में एक बड़ा डिबेट खड़ा करने का प्रयास है कि यहां पर इलेक्शन चोरी होते हैं, वोट चोरी होते हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? बिकॉज राहुल गांधी इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग इट। नहीं, वो तो मैंने अपने रिमार्क में भी ब्रीफली टच किया। जब कांग्रेस 2 बार हारा और एक बार 44 एमपी में सीट मिला, एक बार 52, तब वोट चोरी नजर नहीं आया। जब तीसरी बार भी हार गए तो कोई रास्ता नहीं है तो वोट चोरी का नारा लगाया। मुझे मालूम है, मैं आपको बता सकता हूं, शायद आप लोग को मालूम होगा, राहुल गांधी के पास कुछ एडवाइजर्स हैं, बेसिकली वो एनजीओ ये लोग हैं, कुछ लोग उसको बोलते हैं कि अब आप सिस्टम पे टारगेट करना शुरू कर दो। The credibility of the system must be questioned so that you become an alternative. तो उनको किसी ने बोल दिया कि आप शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटी यही बात करते रहो, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। बाकी को छोड़ दो, 25% को छोड़ दो, 75% को हैमर करते रहो। एक ये पार्ट पड़ा है। दूसरा है सरकार के ऊपर जो आस्था है, क्रेडिबिलिटी है, उसको हिट करो कि ये सरकार इलेजिटिमेट है, ये चोरी करके आया है, ये डिक्टेटरशिप है, ऐसा टारगेट करो। फिर सिस्टम को टारगेट करो, फिर इंस्टीट्यूशन को टारगेट करो। तो इनका एक
इलिबरल गैंग एक बैठा हुआ है, हर समय सुप्रीम कोर्ट से जब इनके हक में फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करते हैं, जब चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं, जब करप्शन करता है तो सीबीआई ईडी को टारगेट करता है। तो ये जो सिस्टम को टारगेट तब करते हैं जब आप सिस्टम के अंदर में बैठ करके आप लेजिटिमेट अथॉरिटी प्राप्त नहीं कर सकता है, तब आप सिस्टम को क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देश के लिए ठीक नहीं है। बट मोदी जी का क्रेडिबिलिटी इतना ज्यादा है इस देश में कि जो लोग सिस्टम को क्वेश्चन करता है उन्हीं को पब्लिक सबक सिखाता है। लेकिन सिस्टम को टारगेट किया जाता है। मैं इसलिए इस मंच पे ये सवाल पूछ रहा हूं, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया गया, स्टार्टअप इंडिया का मजाक उड़ाया गया। आज तक आपने ये मजाक उड़ाया। मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग छोटे से, हम लोग तो बचपन से हम ऑपोजिशन पार्टी के घर में पैदा हुआ और हम जिंदगी भर ऑपोजिशन पार्टी में रहे। 2014 में पहली बार हम सरकार में आए। उससे पहले जितना सरकार का स्कीम चलता था तो हम लोग तो साथ देते थे ना। सरकार मतलब देश का जो सरकार है वो देश का कार्यक्रम होता है। इंदिरा गांधी के 20 पॉइंट प्रोग्राम में हम लोग भी सम्मिलित होते थे। गवर्नमेंट का कोई भी प्रोग्राम होता है हम लोग जाते हैं। 15 अगस्त में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का होगा लेकिन हम सम्मिलित होते थे। अभी इन्होंने क्या कर दिया कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसमें हिस्सा लेता ही नहीं। आप बताइए, एक तस्वीर मुझे दिखाइए। फिट इंडिया का आपने बात किया है। फिट इंडिया मूवमेंट देश को एक सशक्ति बनाने के लिए, देश को फिट बनाने के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से, फिटनेस की दृष्टि से एक तस्वीर दिखाइए। राहुल गांधी कोई फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम में टी शर्ट डाल के घूमते हैं, वो फिट टी शर्ट डालते हैं, वो बहुत फिट हूं मैं। वो टी शर्ट डालने का कारण अलग है। फिटनेस क्या कारण है मैं बात बताऊंगा। ये राहुल गांधी जी, ये जो कोई भी एक प्रोग्राम आप मुझे दिखाइए कि मेक इन इंडिया में कभी एक बात समर्थन किया है क्या? गवर्नमेंट का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रोग्राम में कभी सम्मिलित हुआ है क्या? कोई भी देश का प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम में कभी भी वो साथ नहीं देते हैं, कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और बोलता है कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। वो भी पार्लियामेंट का फ्लोर में उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है। मतलब वो चाहता है कि इंडिया फेल हो जाओ। कितना मानसिकता नकारात्मक है कि देश फेल हो जाए और देश हार जाए ताकि वो पावर में आएगा, मोदी जी को पब्लिक नाराज होगा। इस मानसिकता से देश का आप सेवा नहीं कर सकता है। एक अभी गवर्नमेंट भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, लेकिन पी चिदम्बरम, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि 26/11 जब मुंबई में 26/11 हुआ उसके बाद हमें अमेरिकी विदेश मंत्री ने रोक दिया था। वो तो मैंने इस पे मेरा बयान भी था, मैंने एक इंटरव्यू में कह चुका हूं। ये सिर्फ 26/11 ही नहीं है। उस समय जो न्यूक्लियर ब्लास्ट करना था नरसिम्हा राव जी के समय में, कई ऐसे कांग्रेस समय है जो अमेरिका का दबाव में कर ही नहीं पाया। और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उनमें दम नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकते तो यहां सरेंडर का बात निकलते हैं। तो हमने पूछा है कि चिदम्बरम ने तो कह दिया कि कांग्रेस अमेरिका का दबाव में सरेंडर किया है, तो कांग्रेस माफी मांग सकता है क्या देश को? इतना बड़ा 3 दिन तक आतंकवादी हमला लाइव, किसी देश के ऊपर में लाइव हमला, मैं मानता हूं ये सिर्फ टॉर्चरस नहीं है, ये ह्यूमिलेटिंग था। हमारा देश का फाइनेंशियल कैपिटल में 5 स्टार होटल के अंदर में 3 दिन आतंकवादी अटैक करता रहा, लाइव टेलीकास्ट चलता रहा और उसके बाद भी जवाब नहीं दे पाया, बोलता है कि हम बातचीत करेंगे। इससे बड़ा निकम्मा किसी सरकार को आप इस रूप में नहीं देख पाएंगे जो हमने कांग्रेस को देखा था। कांग्रेस का अपना स्टैंड है उसके ऊपर। मैं वापस आता हूं एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। क्या आपको लगता है कि बिहार इलेक्शंस के ऊपर, क्या आपको लगता है, क्योंकि बिहार इलेक्शंस पर आपका टेक क्या है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि वहां पर भी आप ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आरोप प्रत्यारोप का कोई मतलब नहीं है। चुनाव घोषणा हो चुका है और सीट, हमारा तो एनडीए का सीट घोषणा भी हो चुका है। इन लोगों का तो अभी भी सीट का कोई फैसला नहीं हो पाया। बहुत स्मूथली जा रहा है और
बिहार इलेक्शन और उसके बाद जितने भी इलेक्शन आ रहे हैं, मैं देखता हूं कि हमारा एनडीए का ताकत बढ़ते जा रहा है। जी देखिए, ये हेल्थ स्टार्टअप है, ये बोलेंगे कि इतने सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी मैंने ले लिए, लेकिन चलते चलते मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप हेल्थ स्टार्टअप इकोसिस्टम को किस दिशा में जाते हुए देखते हैं? क्योंकि ये जो मंच है, इसने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खुद ही हेल्थ के मामले में बहुत ही जागरूक रहता हूं और हेल्थ सेक्टर के लिए सचमुच में सिर्फ सरकार ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, पूरा जनता को आंदोलन के रूप में इसको लेना चाहिए। और सचमुच इंडिया को अगर फिट रहना है तो हमको स्वस्थ रहना होगा और हेल्थ सेक्टर का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बहुत बड़ा बल देना होगा। अभी युवाओं को मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, कितना मेहनत करके इन्होंने मुकाम हासिल करके अब आगे बढ़ेंगे। आपने रिकॉग्नाइज किया हमारे युवाओं को, ये बहुत अच्छा कदम है। और हमारा सरकार तो हेल्थ के मामले में तो बहुत ही हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर तो आप देखते ही हैं कि हर मुकाम पर, हर प्लेटफॉर्म में जब भी मौका मिलता है तो हेल्थ सेक्टर को एलिवेट करने के लिए, हमारे समाज को जोड़ने के लिए कितना कदम उठाया है। और आपका आज का शो नेटवर्क 18, आपका चैनल 18 ने जो इस हेल्थ को लेकर के अपना जो डेडिकेशन किया है आज का इवनिंग, मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपकी पूरे टीम को भी बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच सर।